हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन बाय ईमेल, व्हाट्सएप एक्सेट्रा ये सब हमें करना था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं सेक्शन 3, 4। देखो हम फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1, 2 का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, वो हम देख लेंगे, जिसमें कंसिडरेशन और एक्सेट्रा दो चार चीजें रहती हैं, वो हम इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम देख लेंगे। इसके बाद हमने 7 देख लिया, 8 देख लिया, 9 देख लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि 5 और 6 को कंप्लीट कर लें। 5 ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ पार्ट रिमेनिंग है, वो हम आज की वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसमें पहले वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी इन टॉपिक्स के ऊपर आएगी जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमें करना है कम्युनिकेशन बाय ईमेल, व्हाट्सएप एटसेट्रा। So what we were doing was how communication is made, ये हम कर रहे थे ना। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये सेक्शन 3 हम कर चुके हैं, सेक्शन 4 भी हम कर चुके हैं। इसी का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, वो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज कंप्लीट सेक्शन आपको इससे अगले वीडियो में मिल जाएगा। इसका कुछ पार्ट रिमेनिंग जो है वो है कम्युनिकेशन बाय ईमेल एंड व्हाट्सएप। इसको आप क्या कहोगे, वेदर इट इज, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड नॉन इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो, नॉन इंस्टेंटेनियस रूल मैं आपको बता चुका हूं, इसको हम बोलेंगे पोस्टल रूल। इसको हम पोस्टल रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस क्या होता है इंस्टेंटेनियस और नॉन इंस्टेंटेनियस में, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इंस्टेंटेनियस में एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं इंस्टेंटेनियस में, तो अगर ए और बी पार्टी हैं तो ए के पास तो अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ऑफर को, अपने प्रपोजल को रिवोक कर सके। इसको रिवोक करने की अपॉर्चुनिटी ए के पास है, बट एज सुन एज जैसे बी ने उसको एक्सेप्ट करा, उसको हेयर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, और इसके बाद बी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इस केस में बी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि बी अपने एक्सेप्टेंस को, बी इसको रिवोक कर सके। इंस्टेंटेनियस रूल में ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और सेकंड थिंग क्या थी, सेकंड थिंग प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होती है। प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन ये होती है द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड, जहां पर सुनी गई है। सपोज ए ने कॉल करके बी को ऑफर दिया और बी ने कॉल पर ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो विच प्लेस विल यू से दैट दिस प्लेस इज हैविंग द जुरिस्डिक्शन। तो जिस जगह पर सुना हो, एक्सेप्टेंस सुना, तो ए ने प्रपोजल दिया बी को, बी ने एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस ए ने सुना अपनी प्लेस पर, तो जो ए की प्लेस होगी उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस। इससे पहले हम ब्रीफ में हम इसको कर चुके हैं, काफी इलैबोरेट तरीके से हम इसको कर चुके हैं पहले। नॉन इंस्टेंटेनियस पोस्टल रूल, इसमें अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दिया, दोनों पार्टियों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने ऑफर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सके। कब कर सके, किस टाइम से पहले कर सके, वो सारी सिचुएशन हम डील कर चुके हैं। अब बात करते हैं ईमेल्स, व्हाट्सएप, इनको आप क्या कहोगे।
देखो ईमेल क्या होता है, ईमेल आपने सेंड करा, ईमेल पहले सर्वर पर जाता है। मान लो आपने गूगल ईमेल से सेंड करा, तो आपने जैसे सेंड करा मेल, तो वो पहले सर्वर पे जाएगा, सर्वर के बाद उस पार्टी के पास जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, सपोज ए ने अपने लैपटॉप से ईमेल करा, ये ईमेल पहले सर्वर के पास जाता है और फिर सर्वर से दूसरी पार्टी के पास जाता है, बी के पास। तो ये सर्वर है, गूगल का सर्वर। तो ये प्रोसेस होता है, इवन दो दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट, इवन दो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बट प्रोसेस ही होता है। तो इस यू कैन कॉल इट पोस्टल रूल। एक तो रीजन ये भी है कि ये इस प्रोसेस से जाता है, दूसरा रीजन ये भी है, दूसरा रीजन ये भी है कि ए को ए डिड नॉट नो, ए को पता नहीं है कि बी ने वो रीड कर लिया या बी को वो रिसीव हो गया या किस टाइम पर रिसीव हुआ, बिकॉज बी को ए को एक्सेप्टेंस तो अभी मिली नहीं है। तो बी जब उसको एक्सेप्टेंस देगा, बी भी उसको सेम प्रोसेस से एक्सेप्टेंस सेंड करेगा, तो प्रोसेस सेम होगा, वो भी ऐसी सर्वर के थ्रू आएगा। तो यहाँ सेम टाइम पर तो काम हुआ नहीं है, हम इसको सेम टाइम पर तो बोल नहीं सकते। वी कैनॉट से दैट एक्सेप्टेंस वाज मेड इन द सेम ट्रांजैक्शन या सेम टाइम। तो फॉर दिस रीजन ऑल्सो यू कैन कॉल इट अ पोस्टल रूल, और पोस्टल रूल हो जाएगा तो सेम रूल अप्लाई होंगे, कौन से, नॉन इंस्टेंटेनियस वाले रूल। अब आप बात करो व्हाट्सएप की, बात करो व्हाट्सएप की। सी, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। इफ यू कैन प्रूव कि पार्टी को सेम टाइम पर पता चल गया, पार्टी ने सेम टाइम पर एक्सेप्टेंस कर ली, तो दिस विल बी कवर्ड अंडर इंस्टेंटेनियस रूल। अगर नॉन इंस्टेंटेनियस है, पार्टी सेम टाइम पर एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती, या प्रोसेस, मतलब टेस्ट क्या होगा, टेस्ट इज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी का टेस्ट होगा, जो हम पहले देख चुके, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, दैट द कोर्ट विल एग्जामिन द टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सच केसेस। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप हमेशा ये कहोगे कि हमेशा ईमेल पोस्टल रूल में फॉल करेगा या हमेशा व्हाट्सएप इंस्टेंटेनियस रूल में फॉल करेगा। अब सपोज बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो अगर व्हाट्सएप की बात करें तो जैसा आपने देखा होगा, इस पे टिक आता है, ऐसे आप सेंड करते हो, अगली पार्टी सेंड करती है, उसमें टिक आता है। अब तो टिक, अब उस टिक पे ब्लू, अब वो टिक तो जो है वो ब्लू हो जाता है, अगर आप उसको समझो तो। अब तो टिक ऐसे ब्लू हो जाते हैं, बट अर्लियर दिस वाज नॉट द केस। पहले ऐसा केस नहीं था, पहले ऐसा कुछ ब्लू होता नहीं था। तो अब आज की सिचुएशन में यू कैन से कि अगर ब्लू टिक हुआ तो अगली पार्टी को रिसीव हो गया, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, वो सारी चीजें ठीक है। बट आई एम अगेन सेइंग दैट दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इस केस में अगर सेम पार्टी सेम टाइम पर ट्रांजेक्शन कर रही है, आप चैटिंग कर रहे हो किसी के साथ, सेम टाइम पर पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, सेम टाइम पर रिप्लाई हो गया, सेम टाइम पर आपको पता चल गया कि हाँ पार्टी को मैसेज रिसीव हो गया, तो यू कैन कॉल इट इंस्टेंटेनियस। आप इसको इंस्टेंटेनियस कॉल कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस में ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे, द पार्टी हु इज एक्सेप्टिंग कैनॉट रिवोक हिज ऑफर, द पार्टी हु इज एक्सेप्टिंग कैनॉट रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अगर नॉन इंस्टेंटेनियस के रूल में फॉल कर रहा है पोस्टल रूल में, तो पोस्टल रूल के अप्लाई, पोस्टल रूल के जो रूल है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। तो द पोस्टल रूल अप्लाइज टू emails, messages sent through WhatsApp, etc. This is because the sender email gets posted in the addressee mailbox through the addresses server. The dispatch resembles that by post because once the message is sent, it goes to the course of transmission so as to be out of the power of the sender. ठीक है ना, जो चीज मैंने आपको ये बताई है वही मैंने आपको रीड करी है। ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि बी की पावर के आउट हुई, ये इस सर्वर में गई, सर्वर से फिर ए के पास रिसीव हुई, सेम प्रोसेस
ए ने प्रपोजल सेंड करा तब ये सेम प्रोसेस अप्लाई हुआ, तो वी कैन कॉल इट अ पोस्टल रूल। ठीक है ना। तो आपको समझ आया, मतलब सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। आपको ये चेक करना है क्या सेम टाइम पर एक्सेप्टेंस आई है, क्या दूसरी पार्टी के पास रिवोकेशन करने की अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें आप एग्जामिन करोगे एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि ये इंस्टेंटेनियस है या पोस्टल रूल है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, एक फिक्स फॉर्मूला किसी चीज का आप नहीं कह सकते कि इस कंडीशन में फिक्स फॉर्मूला हो कि आप इसको फाइंड आउट करो कि ये पोस्टल हो गया, ये इंस्टेंटेनियस रूल हो गया। एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द टेस्ट, एंड द टेस्ट इज टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस, हाउ अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन विल थिंक इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। एक क्वेश्चन है, ये आपको आता ही होगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। कैन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड, कैन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड इन इंडियन लॉ, इंडियन लॉ बताओ। कैन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड इन द इंडियन लॉ? आंसर है यस, यस। सेक्शन 5 आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा। when is the acceptance irrevocable in the Indian law? कब एक्सेप्टेंस रिवोकेबल होती है इंडियन लॉ में? कब एक्सेप्टेंस रिवोकेबल होती है इंडियन लॉ में? सॉरी, इरिवोकेबल होती है, इरिवोकेबल। तो इरिवोकेबल मैंने आपको बताया दो रूल है, इंस्टेंटेनियस और नॉन इंस्टेंटेनियस। तो नॉन इंस्टेंटेनियस पोस्टल रूल में तो दोनों पार्टीज के पास अपॉर्चुनिटी है। तो इरिवोकेबल कब हुई? इरिवोकेबल हुई इंस्टेंटेनियस रूल में, जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बी ने जैसी एक्सेप्टेंस करी, नाउ इसके पास ये पावर नहीं है कि वो, इसके पास बी के पास ये पावर नहीं है कि वो रिवोक कर सके। तो ये क्या हो गया? बी इंस्टेंटेनियसली बाउंड हो गया अपने एक्सेप्टेंस से, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। एक बार सेक्शन 5 की हम एक चीज और देख लेते हैं, छोटी सी चीज और देख लेते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 की अगर बात करें तो सेक्शन 5 enables both the proposer and acceptor to revoke। सेक्शन 5 दोनों प्रपोजर और एक्सेप्टर को पावर देती है। जैसे प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है, और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है। तो एक्सेप्टर को भी पावर है, प्रपोजर को भी पावर है, दोनों पार्टीज को पावर है। मतलब हम बात कर रहे हैं पोस्टल रूल की, बात कर रहे हैं जिसमें दोनों पार्टीज को पावर है, प्रपोजर को भी एक्सेप्टर को भी। बोथ द पार्टीज हैव द पावर टू रिवोक देयर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, ठीक है। इसके आगे हम बात करें तो फर्दर सेक्शन 5 प्रोवाइड्स द टाइम बिफोर विच द राइट ऑफ रिवोकेशन कैन बी एक्सरसाइज। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 5 और सेक्शन 4 में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 5 जो है ये प्रोवाइड करता है, provides the time before which the right of revocation can be exercised, अब आप इस बात को समझो, इस सेक्शन 5 क्या प्रोवाइड कर रहा है?
टाइम बिफोर विच द राइट ऑफ रिवोकेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है, सेक्शन 5 प्रोवाइड कर रहा है टाइम बिफोर विच द राइट ऑफ रिवोकेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा जब हम सेक्शन 4 की बात करेंगे। जब ऑन द अदर हैंड सेक्शन 4 की जब हम बात करेंगे, सेक्शन 4 की हम बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करता है प्रोवाइड द टाइम एट विच द revocation of proposal and acceptance is complete। कब कंप्लीट हो रही है, किस टाइम पर कंप्लीट हो रही है, ये बताता है सेक्शन 4। क्या हुआ, ये बताता है सेक्शन 4 कब कंप्लीट हो रही है। ठीक है, both section 4 and section 5 are to be read together। ठीक है, अब आप देखो सेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है, द टाइम बिफोर विच द राइट ऑफ रिवोकेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड। टाइम बिफोर विच द राइट ऑफ रिवोकेशन, किस टाइम से पहले राइट ऑफ रिवोकेशन को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इस राइट को एक्सरसाइज कब कर सकते हो, ये दे रखा है सेक्शन 5 में। सेक्शन 4 में दे रखा है द टाइम एट विच द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। कंप्लीट कब हो रहा है, सेक्शन 4 में दे रखा है कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रपोजल कंप्लीट कब हो रहा है। और सेक्शन 5 बताता है आपको कि आप किस टाइम तक अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। ये कंप्लीशन की बात नहीं कर रहा है सेक्शन 5, ये बात कर रहा है कि किस टाइम तक आप अपने रिवोकेशन के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके पास रिवोकेशन का राइट है, किस टाइम तक आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब किस टाइम से पहले आप अपने राइट को रिवोक कर सकते हो, मतलब अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। सेक्शन 4 आपको बताता है कि आपका प्रपोजल या एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुआ, ये बताता है सेक्शन 4। ठीक है, ठीक है ना। अगर आप यहां देखो तो ये क्या बताता है, ये बताता है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन प्रपोजल आपने दिया वो कब आप नेक्स्ट पार्टी के पास पहुंचा है, कब कंप्लीट हो, कब ये माना जाएगा कि उसको रिसीव हो गया, ये आपको बताएगा सेक्शन 4। लेकिन कब तक आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने राइट को कब तक एक्सरसाइज कर सकते हो। अब प्रपोजल में भी रिवोक्ड एनी टाइम, किस टाइम तक, कब तक आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, ये बताएगा सेक्शन 5। तो सेक्शन 4 सेक्शन 5 आपको समझ आया। ये एक छोटी सी बात थी जो इसमें मेरे को बतानी थी आपको। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे सेक्शन 6 पर चलते हैं। सेक्शन 6 पर चलते हैं। रिवोकेशन हाउ मेड, मतलब रिवोकेशन के क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से रिवोकेशन किया जा सकता है। ठीक है, पहले हम सेक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सेक्शन को डिवाइड करके समझेंगे। रिवोकेशन हाउ मेड, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक प्रपोजल को अगर आपको रिवोक करना है तो आप उसके क्या क्या तरीके होते हैं, किस किस तरीके से आप उसको रिवोक कर सकते हो। एक तो सिंपल सी बात है, आप उसको सपोज मेल आया आपके पास, आपको मेल रिवोक करना है तो आप क्या करोगे, मेल कर दोगे रिवोक करने के लिए, पोस्ट कर दोगे उसको रिवोक करने के लिए। ठीक है, कोशिश ये होती है कि किसी भी फास्टर मीन्स से आप उसको रिवोक करो ताकि रिवोकेशन पहले पहुंचे पार्टी के पास। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें 4 सब सेक्शन है। रिवोकेशन हाउ मेड, अब प्रपोजल इज रिवोक, एक प्रपोजल को रिवोक करने का क्या तरीका होता है।
A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the communication of notice of revocation. कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन मतलब जिस तरीके से आपने सपोज आपने पोस्ट सेंड करा प्रपोजल का, आपको लगा कि नहीं रिवोक करना चाहिए, आपके मन में आया कि रिवोक करना है, तो आप एक और प्रपोजल नोटिस आप उसको सेंड कर दोगे रिवोकेशन का। सेम प्रोसेस से पोस्ट किया था पहले आपने प्रपोजल, अब भी आप पोस्ट कर रहे हो अपना रिवोकेशन। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप पोस्ट करके थ्रू, सेम आपने ईमेल करा था तो ईमेल करके आप उसको रिवोक कर दो। एक तो तरीका होता है सेम, ठीक है, एक तो तरीका होता है सेम प्रोसेस से आपने उसको कर दिया। सेकंड क्या होता है, by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance। आप देख रहे हो इधर, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। एक तो वे हो गया कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दूसरा होता है by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed by the lapse of a reasonable time विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो आपने प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल में आपने टाइम बता दिया, टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया एक, दैट यू द अदर पार्टी, द पार्टी टू हुम द प्रपोजल इज मेड, द पार्टी कैन एक्सेप्ट दिस प्रपोजल विद इन सपोज 14 days, सपोज 2 weeks। तो आपने अपने प्रपोजल में टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया कि 2 हफ्ते के अंदर आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद ये प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। 2 हफ्ते के बाद ये प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। आपने अपने प्रपोजल में ये टर्म मेंशन कर दी। तो इस केस में क्या होगा कि जिस दिन जो आपने प्रिस्क्राइब करी टाइम पीरियड, जो आपने प्रिस्क्राइब करा 2 weeks का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट 2 weeks योर प्रपोजल विल ऑटोमेटिकली बी रिवोक्ड, ठीक है ना। एक तो कंडीशन हो गई कि आपने प्रिस्क्राइब कर दिया उसमें एक टाइम पीरियड, दूसरी कंडीशन आपने कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं करा, तो उस कंडीशन में वो प्रपोजल कब तक चलता रहेगा, एक रीजनेबल टाइम तक। ये कहता है एक रीजनेबल टाइम तक, आप यहां देखोगे एक रीजनेबल टाइम तक, रीजनेबल। और रीजनेबल टाइम क्या होगा, वो एक टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, भाई एक प्रपोजल आपने दिया तो आप इसको कब तक मानोगे कि ये चलता रहेगा, एक रीजनेबल टाइम तो होगा ना कुछ, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना। तो वो रीजनेबल टाइम क्या होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन, ठीक है। तो रिवोकेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हो, एक तो जैसे आपने पोस्ट करा था उसी तरीके से, एक आपने उसमें टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया। थर्ड पे आ जाते हैं, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। थर्ड क्या कहता है कि आपने अपने प्रपोजल में एक कंडीशन लगाई थी। सपोज आपने दूसरी पार्टी को बोला कि आई वांट टू परचेज योर कार, सपोज कार की सर्विस नहीं हो रखी, ठीक है, और आपको एक कार परचेज करनी है, तो आप उसको ऑफर देते हो कि आप इसकी सर्विस करा दो तो मैं इस कार को परचेज कर लूंगा। अब नेक्स्ट जो अपोजिट पार्टी है, एक्सेप्टर है, जो प्रोमिसी है, वो पार्टी उसकी सर्विस नहीं कराती, तो आपका जो ऑफर है वो वैलिड नहीं होगा। कब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक उसकी सर्विस नहीं होती, क्योंकि आपने अपने टर्म्स, अपने ऑफर में एक कंडीशन मेंशन करी है दैट यू कैन परचेज दैट कार ओनली आफ्टर द पार्टी फुलफिल दैट पर्टिकुलर कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, व्हाट इज दैट कंडीशन, टू गेट द सर्विस डन ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। उस गाड़ी की जब तक सर्विस नहीं होती है, आपने सर्विस वाली टर्म उसमें मेंशन कर दी, इसको बोलेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट, जो कंडीशन पहले पूरी करनी पड़ेगी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले। तो एक तो ये कंडीशन होगी प्रेसिडेंट, 3 हमने देख लिया, चौथा देखते हैं, बाय द डेथ or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor। आराम से पढ़ते हैं, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर की डेथ हो गई या इंसैनिटी मेंटल इश्यूज हो गए, ठीक है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर,
If the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor, before acceptance, ए ने बी को प्रपोजल दिया, इसको देखते हैं हम थोड़ा बोर्ड पे, फोर्थ पार्ट को। ए ने बी को प्रपोजल दिया, सपोज 1 तारीख को, इसके पास रिसीव हुआ सपोज 5 तारीख को, या एक्सेप्टेंस, ये इसके पास बी के पास 5 तारीख को रिसीव हुआ, और अब वो क्या कहता है कि बी की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है, प्रपोजर की डेथ हो जाती है, प्रपोजर की डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई 2 तारीख को। जिस दिन इसने एक्सेप्टेंस दी थी, जिस दिन इसने प्रपोजल दिया था, उसके नेक्स्ट डे इसकी डेथ हो जाती है, प्रपोजर की। ठीक है, तो क्या बी अब उसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसको 5 तारीख को? इसकी दो सिचुएशन है, नॉलेज, इसमें आप चेक करोगे, नॉलेज, नो नॉलेज, किस चीज की? नॉलेज ऑफ डेथ। तो बी को अगर ए की डेथ के बारे में पता है, तो नो एक्सेप्टेंस हो नहीं सकती। बी को नॉलेज नहीं है, इस केस में एक्सेप्टेंस हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा होगी ही होगी, हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, बट कंडीशन यही होगी, इसमें जो लिखा हुआ है सेक्शन 6 में, by the death or insanity of the proposer, if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of acceptor before acceptance, accept करने से पहले, ये नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब वही बात आ रही थी, नॉलेज नहीं थी आपको, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में आपको पता चला दैट द पार्टी इज नो मोर, इस केस में एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेड टू बी कंक्लूडेड। नॉलेज थी आपको कि पार्टी, आपको यहां पता चल गया सपोज 3 तारीख को दैट द पार्टी इज नो मोर, और उसके बाद आप 5 तारीख को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो दिस विल अमाउंट टू नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, चारों पार्ट हमने देख लिए सेक्शन 6 के। कम्युनिकेशन नॉर्मल कोर्स में आप जिस तरीके से करोगे, भाई रिवोकेशन 4 तरीके से कर सकते हो। एक, उसको लेटर भेजकर, जैसे आपने लेटर भेजा था तो लेटर भेजकर आपने उसको रिवोक कर लिया। दूसरा, आपने अपने ऑफर में टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया उस टाइम पीरियड पर। तीसरा, आपने उसमें कोई कंडीशन लगा दी, ठीक है, वो कंडीशन फुलफिल जब तक नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। चौथा, नॉलेज ऑफ डेथ और इंसैनिटी। ठीक है, तो सेक्शन 6 में ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, सेक्शन 6 इजी सेक्शन है। जो एक पॉइंट था मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। ठीक है, तो और इसमें अगर आप एक केस और सेक्शन 6 में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सी, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में इट विल टेक टाइम। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में बेस बनाने में, व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, कैसे सारा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में टाइम लगता है। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस, जैसे अभी कंसिडरेशन का टॉपिक है तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, उसमें भी हो सकता है 4 क्लासेस लग जाएं, बट इससे बेस एक अच्छा क्रिएट हो जाता है फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए एक अच्छा बेस क्रिएट हो जाता है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत इजीली, और उन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, जो आने वाले टाइम में टॉपिक्स आएंगे वो बड़ी जल्दी जल्दी एक ही दिन में कई सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग का कुछ एरिया होता है बेस का, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और ये जो केसेस है, जरूरी नहीं है कि आपको हर केस याद होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको हर
केस की कंप्लीट डेप्थ में आपको पूरी साइटेशन याद हो, पूरी डेट्स याद हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर याद है आपको, देन इट इज वेल एंड गुड। नहीं हो रही तो बेसिक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा होनी चाहिए, सेक्शन अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, बेरेक्ट पर कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, केसेस लैंडमार्क केसेस आप याद कर सकते हो, बाकी हर केस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये एक रेफरेंस के तौर पर मैं आपको केसेस बताता हूँ कि ये चीजें कहां पर हेल्ड हुई थी, और जो लैंडमार्क मैं आपको लैंडमार्क बता देता हूँ कि ये लैंडमार्क डाइकिंसन वर्सेस डॉट्स, ईयर इसका आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पर। तो इसमें होता क्या है, डॉट्स ऑफर टू सेल सर्टेन प्रॉपर्टी टू डाइकिंसन। ये जो डॉट है, डॉट लिख देता हूं मैं, डॉट को अपनी कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी होती है, तो ये ऑफर करता है डाइकिंसन को अपनी एक प्रपोजल देता है प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। ठीक है, डॉट ऑफर करता है प्रॉपर्टी किसकी है, डॉट की प्रॉपर्टी, डॉट की डॉट ऑफर करता है डाइकिंसन को दैट आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, और उसको ऑफर देता है। Dot offered to sell certain property to Dickinson and also promised to keep the offer open also promised to keep the offer open for acceptance for some time। ये कहता है कि मैंने आपको प्रपोजल दिया, आप इसको थोड़े टाइम पीरियड तक मैं इसको ओपन रखूंगा, आप इसको कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो। सम टाइम ओपन फॉर, ये जो ऑफर था, ऑफर वॉज ओपन फॉर सम टाइम, ओपन फॉर सम टाइम। ठीक है, ऑफर देता है डॉट डाइकिंसन को, और इस ऑफर को थोड़े दिनों के लिए ओपन रखता है। बिफोर दैट टाइम डॉट सोल्ड द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स विदाउट नोटिस टू डाइकिंसन। अब इस बीच में क्या करता है, इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में डॉट किसी थर्ड पर्सन को ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है। सपोज एक्स को ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है डॉट, इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में, जब ये इसको ऑफर दिया हुआ था जिसमें लिखा था कि ऑफर थोड़े दिनों के लिए ओपन रहेगा। डाइकिंसन केम टू नो, अब इसमें देखो ये पॉइंट है, डाइकिंसन को किसी एजेंट के थ्रू पता चलता है। डाइकिंसन केम टू नो अबाउट दिस ऑफर फ्रॉम हिज एजेंट, एक डाइकिंसन का एजेंट है, जो एजेंट उसको ये बताता है कि ये प्रॉपर्टी तो बिक गई, दिस प्रॉपर्टी इज सोल्ड। ये जो प्रॉपर्टी जिसका ऑफर आपको डॉट ने दिया था, इस प्रॉपर्टी को तो डॉट ने एक्स को सेल कर दिया है। डाइकिंसन स्टिल एक्सेप्टेड, अब डाइकिंसन क्या करता है, डाइकिंसन एक्सेप्ट कर लेता है इस प्रपोजल, इसको जो ऑफर डॉट ने दिया था, डाइकिंसन इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इवन आफ्टर नोइंग, उसको पता चल चुका है कि ये प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है एक्स को, डॉट ने उसको एक्स को सेल कर दिया है, फिर भी उसके बावजूद भी डाइकिंसन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब इस केस में बताओ कि क्या डाइकिंसन ऐसा कर सकता है, तो इसमें क्या पॉइंट ऑफ इशू है, क्या इसमें कौन सा रूल लगेगा, सोचो। डाइकिंसन कहता है भाई मैंने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को ऑफर दिया था आपने, और सम टाइम कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको ओपन रखने की बात भी कही थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब आप इस ऑफर को परफॉर्म करो, अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो और ये हाउस मेरे को सेल करो। भाई कोर्ट हेल्ड करता है इसमें, कोर्ट हेल्ड Dickinson was not entitled to accept the offer since he already had notice of revocation। Dickinson had, कोर्ट इसमें हेल्ड करता है that Dickinson was not entitled to accept, Dickinson was not entitled to accept the offer since he already had a notice of revocation, उसके पास पहले ही नोटिस ऑफ रिवोकेशन आ चुका था एजेंट के थ्रू। तो इस केस में डाइकिंसन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर, ये इंग्लिश केस में हेल्ड हुआ। बट अगर ये सेम सिचुएशन इंडियन लॉ में होती तो इसमें क्या होता, अगर ये सेम सिचुएशन आप बोलो
ये सेम सिचुएशन जो है ये इंडियन लॉ में होती है, इंडियन लॉ में। भाई इंग्लिश लॉ में तो क्या हुआ, इंग्लिश लॉ में ये हुआ कि आपको रिवोकेशन की नॉलेज थी, भले ही वो एजेंट के थ्रू थी, एजेंट के थ्रू थी, बट स्टिल स्टिल इट वाज हेल्ड कि आपको नॉलेज थी। इंग्लिश लॉ में ये हेल्ड हुआ, इंडियन लॉ में क्या होगा, इंडियन लॉ में आप ध्यान दो सेक्शन 6(1) पर, सेक्शन 6(1) पर आप ध्यान दो क्या है। बाय द कम्युनिकेशन, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर, बाय द प्रपोजर। प्रपोजर अगर नोटिस दे रहा है ना, प्रपोजर, तो प्रपोजर अगर नोटिस दे रहा है तो माना जाएगा रिवोकेशन। इस केस में जो नोटिस आया था उसके पास वो एजेंट के थ्रू आया था, एजेंट के थ्रू, प्रपोजर के थ्रू नहीं आया था, एजेंट के थ्रू आया था। इंग्लिश लॉ में हेल्ड हुआ कि एजेंट भी दे सकता है नोटिस, एजेंट का भी नोटिस माना जाएगा। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं होता। अगर यही केस इंडियन लॉ में आता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये नोटिस एजेंट के थ्रू था, प्रपोजर के थ्रू नहीं था। ठीक है, तो इंडियन केस में 6(1) को फॉलो करते हुए इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता, इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता। अब वो परफॉर्म कैसे करता नहीं करता, क्या कॉम्पेंसेशन होता, वो डिफरेंट इशू है। वो लाइबल होता उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, या लाइबल उसको प्रॉपर्टी देता, या जो भी होता, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता इंडियन लॉ में। ठीक है, सेक्शन 6 भी कंप्लीट होता है। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे सेक्शन हम देख चुके हैं। कुछ पार्ट 2 का रिमेनिंग है, वो हम कर लेंगे, वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।